Today we are going to start the chapter Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. So in this chapter we'll basically study about Gandhi ji's political career, all the political struggles that he led in India और किस तरीके से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया. सो आई विल एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट, लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना भी ज़रूरी है. सो जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े नेशंस हैं, उन बड़े बड़े देशों के साथ अक्सर एक आदमी को जोड़ा जाता है. ठीक है, जो बड़े देश बनते हैं अक्सर उन बड़े देश, वो देश इतने बड़े क्यों बने या वो देश आज़ाद कैसे हुए, तो उसके पीछे एक आदमी होता है अक्सर. जैसे जब हम इटाली की बात करें तो वहाँ पर गैरिबाल्डी था, वियतनाम के अंदर हो चिन मिन था, अमेरिका के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन था. उसी तरह इंडिया को आज़ाद करवाने में, इंडिया को इंडिया बनाने में महात्मा गांधी का हाथ था. तो इस बात में कोई दो राय नहीं है. देयर इज़ नो देयर आर नो टू वेज इन दिस थिंग दैट महात्मा गांधी ही वॉज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर्स इन ऑल द लीडर्स ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल. जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल थी उसके जितने भी लीडर हुए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर और सबसे रेस्पेक्टेड लीडर महात्मा गांधी ही हुए हैं. और हर एक जो लीडर होता है उसका पॉलिटिकल करियर, उसका जो राजनीतिक करियर होता है वो अक्सर किसी न किसी चीज़ से शेप्ड होता है. तो गांधी जी का जो राजनीतिक करियर था, जो पॉलिटिकल करियर था, उसे उस सोसाइटी ने, उस समाज ने उसे शेप किया. गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को उस समाज ने शेप किया, उस समाज ने एक उसे शेप दी जिसमें वो रहते थे. किस समाज में रहते थे? भारतीय समाज में रहते थे. तो गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को शेप देने का काम भारतीय समाज ने किया है. तो महात्मा गांधी इस चैप्टर के अंदर हम उनके करियर के बारे में पढ़ेंगे. 1915 से लेकर 1948 तक. गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था. ओके, और उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी. तो क्यों हम उनके करियर को 1915 से शुरू कर रहे हैं? उसका कारण है 1915 में गांधी जी इंडिया वापस लौट कर आए थे. फिर इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. जिन जिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उन्होंने भाग लिया, जिन जिन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को उन्होंने लीड किया, हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर. सो हमारी एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन पेज के बाद पहली हेडिंग है अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ. एक जो राजनेता है उसने खुद का उद्घोष किया. एक जो लीडर है, एक जो सबको लीड करने वाला है, उसने खुद का उद्घोष किया. ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 ये डेट है जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौट कर आए थे. 9 जनवरी 1915. और उसी इवेंट को याद करने के तौर पर इंडिया हर साल इस दिन एनआरआई डे मनाता है. एनआरआई डे मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन. जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनके सम्मान में एक दिन के तौर पर उसे मनाता है. और उस दिन को 9 जनवरी को मनाता है जिस दिन गांधी जी भी इंडिया वापस लौट कर आए थे. हिंदी में उसे प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाता है. तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौट कर आ गए. और 2 दशक गांधी जी 1893 में हिंदुस्तान छोड़कर गए थे और 1915 में तो लगभग 2 दशक वो हिंदुस्तान से बाहर रहे. और इन 2 दशकों में सबसे ज़्यादा समय उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया. साउथ अफ्रीका में वो एक लॉयर बन के गए थे और धीरे धीरे वहाँ लीडर बन गए, वहाँ पर रहने वाली इंडियन कम्युनिटी के लीडर. तो जो एक हिस्टोरियन है चंद्रन देवनासन एक हिस्टोरियन है. उन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा. साउथ अफ्रीका वह भूमि है जिसने गांधी को महात्मा बनाया. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में इसका जस्टिफिकेशन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा है चंद्रन देवनासन ने. तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि साउथ अफ्रीका ही वह भूमि थी जहाँ पर गांधी जी ने नॉन वायलेंट टेक्निक से अपने प्रोटेस्ट, जो अहिंसक आंदोलन जिसे कहा जाता है, अहिंसक आंदोलन मीन्स सत्याग्रह. तो गांधी जी के जो सत्याग्रह की टेक्निक थी, पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर उसे प्रैक्टिस में लाया. मतलब ये
टेक्निक गांधी जी को पता थी, लेकिन पहली बार प्रैक्टिकल में उसे वो साउथ अफ्रीका में लेकर आए। फिर उन्होंने हारमनी, अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच हारमनी को प्रमोट करने की बातें यहीं से शुरू की। और गांधी जी ने अपर कास्ट इंडियंस को अलर्ट किया, अपर कास्ट जो हिंदूज़ हैं उन्हें अलर्ट किया कि आप ये जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देते हैं लोअर कास्ट को प्लस वुमेन को, इस बिहेवियर के लिए भी उन्होंने अलर्ट किया। अब गांधी जी इंडिया छोड़कर 1893 में गए थे और वापस इंडिया 1915 में लौट कर आए। तो जिस इंडिया को वो 1893 में छोड़कर गए थे वो बिल्कुल अलग था जिसमें वो 1915 में आए थे। यानी कि 1893 का इंडिया और 1915 के इंडिया में बहुत अंतर आ चुका था। 1915 में इंडिया अभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उस समय भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, लेकिन अब ये पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। ठीक है, पॉलिटिक्स में इंडिया ज़्यादा एक्टिव हो चुका था 1915 में, जब गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। अब पॉलिटिकली एक्टिव का मतलब है कि इंडिया की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी लगभग हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में ब्रांचेस खुल चुकी थी। 1905 से 1907 के बीच में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ जिसे कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट के जरिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के मिडिल क्लास के अंदर अपनी जगह बनाई। यानी कि मिडिल क्लास इस मूवमेंट में, जो कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया के लिए, उस रोल से खुश हो गया मिडिल क्लास, उसे पसंद करने लगा। तो इसी मूवमेंट का रिजल्ट रहा कि लाल बाल पाल, ये 3 लीडर, इंडिया के ये जो 3 बड़े नेता थे, इनका भी इसी मूवमेंट के बाद उदय हुआ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज ये रहे कि एक तो कांग्रेस पार्टी की मिडिल क्लासेस के अंदर जगह बन गई और लाल बाल पाल जैसे टावरिंग लीडर्स इंडिया को मिल गए। तो लाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये जो तीनों लीडर्स थे ये बहुत ऊंचे कद के लीडर्स थे और लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से आते थे। तो ये जो लीडर्स थे ये अलग अलग जगह से आते थे और इनका पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स को एक ऑल इंडिया कैरेक्टर देता है। ऑल इंडिया कैरेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों उन राज्यों से आते थे जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी साथ मिलकर ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब सारा इंडिया एक है, ऑल इंडिया कैरेक्टर। अब इनकी जो अप्रोच थी पॉलिटिक्स में वो एक मिलिटेंट अप्रोच थी। मिलिटेंट का मतलब कोई टेररिस्ट नहीं होता, मिलिटेंट का मतलब होता है जो सत्य के लिए हथियारों को उठा ले। तो गांधी जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हथियारों को नहीं उठाया। लेकिन लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे और ये इनका मानना था कि सच्चाई के लिए अगर अपने हकों के लिए आपको हथियार भी उठाने पड़े तो वो इसमें पीछे नहीं हटते थे। तो मिलिटेंट अप्रोच में आपके ये तीनों आ जाते, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, वो भी इसी ग्रुप के नेता थे। इनके बिल्कुल ऑपोजिट थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का मतलब जो एक परसुएसिव अप्रोच अपनाते थे। परसुएसिव अप्रोच का मतलब होता है जो मनाने में, नेगोशिएशंस में और ये बातचीत में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास ना रख के बातचीत के रास्ते को अपनाते थे। तो इनमें आते थे गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना। तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, पॉलिटिकल मेंटोर रहे हैं, वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और सेम जिन्ना के भी यही पॉलिटिकल मेंटोर थे। अब गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सलाह दी कि बिफोर यू बिगिन योर पॉलिटिकल करियर इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करें, उससे पहले आप एक बार हर कहीं घूम कर आए, मतलब सारे इंडिया एक बार आप विज़िट करें, यहाँ के लोगों को जानें, यहाँ की ज़मीन को जानें, और फिर आप शुरुआत करें लोगों के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना। तो गांधी जी की पहली अपीयरेंस थी बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी थी उसकी ओपनिंग सेरेमनी, वो 4 फरवरी 1916 को हुई थी। उस ओपनिंग सेरेमनी में गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। और ये जो
यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी, ये मदन मोहन मालवीय द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर जो इनवाइट किए गए थे उसमें बड़े बड़े प्रिंस थे, बड़े बड़े जो राजाओं के रजवाड़ों के राजकुमार थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, समाज सुधारक थे, समाज सेवी थे। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडर थी वो भी थी। तो गांधी जी का जो उस समय कद था, जो ओहदा था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, वो इन लोगों के जो कंपैरिजन में बहुत कम था। तो गांधी जी को वहाँ पर एक इंडियन लीडर के तौर पर ना बुलाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो काम किया इंडियंस के लिए, इसीलिए वहाँ बुलाया गया था। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट गांधी जी स्पीच. So thank you.